हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, मैंने कक्षा 6 हमारा राजस्थान आरबीएससी बुक पर आधारित पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक की अलग अलग पाठों की अलग अलग वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज मैं आपको अध्याय 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का क्या स्वरूप था राजस्थान में, उसके बारे में प्रश्न का संग्रह लेके आई हूँ। मैंने हर पाठ में एक एक लाइन पढ़ी है दोस्तों, और आपके लिए मैं चाहती हूँ कि जितने प्रश्न बन सकते हैं इतने मैंने बनाए हैं, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, केवल रिवीजन करना पड़े। पढ़िए और रिवीजन कीजिए। और आपको यकीन नहीं आता, एक वीडियो देखिए, पाठ पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने कितने प्रश्न पाठ से लिए हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, कुछ कमी रह रही है तो भी कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान की विभिन्न रियासतें कौन सी थी? सिसोदिया, राठौर, कछवाह और चौहान। इसके अलावा भी बहुत सारी रियासतें थी, लेकिन मैं पाठ के हिसाब से प्रश्न बना रही हूँ। मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर कुछ प्रश्न ऐड अलग से कर दूंगी। नेक्स्ट है, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था, यानी कि प्राचीन समय में जो राज्य था उसकी संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र कौन होता था? तो राजा होता था। नेक्स्ट, विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए कौन सी व्यवस्था थी? तो विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था थी। नेक्स्ट, केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी थे। तो केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा थे, मंत्री थे, बख्शी थे, खजांची थे, परगना अधिकारी थे। आप साहित्य पढ़ा होगा तो, या फिर नॉर्मली हमें पता है राजा मंत्री ये लोग तो होते ही थे, सॉरी अधिकारी होते थे, राजा मंत्री। तो इसके अलावा बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी। नेक्स्ट, कभी आ भी सकता है एग्ज़ाम में कि खजांची कहाँ का अधिकारी होता था? तो राज्य का अधिकारी होता था। कौन सी व्यवस्था के पदाधिकारी थे? तो केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी थे। नेक्स्ट, राजा शासन संचालन किनके सहयोग से करते थे? तो राजा शासन संचालन वे सलाहकार भी रखते थे और मंत्रिपरिषद से करते थे। नेक्स्ट, राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु किसे नियुक्त करता था? तो राजा अपने शासन कार्य में मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। राज्य के प्रमुख जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते थे? दीवान। ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पार्ट 5 में इतना भी क्या ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि क्या प्रश्न बनेंगे या क्या आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। अगर इसको पढ़ने से एक प्रश्न भी अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो एक एक नंबर हमारे लिए मायने रखता है। तो मैंने ये पार्ट नहीं छोड़ा और मैंने इसके प्रश्न भी बनाए हैं। नेक्स्ट, नोट डाउन किया है मैंने। राजा समय समय पर मंत्रियों से मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। तो राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों को रखता था, साथ ही वे समस्याओं को सुलझाने के लिए मंत्रियों से मंत्रणा करता था। नेक्स्ट, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो सेना को वेतन देने की जिम्मेदारी बख्शी की, सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की। मतलब ट्रिक भी बना सकते हैं आप, ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं कि बस सेना और सेना का संबंध बख्शी, बस सेना और बख्शी अगर आपने याद रख लिया और एग्ज़ाम में आता है तो आप कर सकते हो। तो वेतन कौन देता था पहले? बख्शी। सेना संबंधी अन्य कार्य बख्शी। नेक्स्ट, आमदनी और खर्च के हिसाब
को संतुलित रखना किसका कार्य था? तो खजांची जो था वो आमदनी और खर्च का हिसाब रखता था। नेक्स्ट, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना किसका कार्य था? तो ये कार्य भी खजांची का था। नेक्स्ट, राज्य किस में विभाजित था? तो राज्य परगनों में विभाजित था। सेना का आ जाए तो बख्शी, आमदनी, खर्च, बचत, इनका आ जाए तो खजांची। और याद रखना, केवल बचत मत पढ़ लेना, राजकोष, राज्य का हिसाब किताब, इन सब से रिलेटेड खजांची का कार्य था। नेक्स्ट है, परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए परगनाधिकारी होता था। राज्य की सबसे छोटी इकाई, ये आ सकता है, राज्य की सबसे छोटी इकाई थी, तो राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। नेक्स्ट, ग्राम में प्रशासन कौन करता था? मतलब प्रशासन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती थी। नेक्स्ट, राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र किसकी व्यवस्था पर आधारित था? तो राजस्थान में मध्यकाल के समय वहाँ का शासन राजा के हाथ में था और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। नेक्स्ट, राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था किस भावना पर आधारित थी? तो राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध और कुलीन भावना पर आधारित थी। यानी कि जागीरदार किससे बनाया जाता था? तो जागीरदार राजा जहाँ का, जिस राज्य का, यानी कि राजस्थान का जो कि अलग अलग राज्य थे या रियासतें थी, तो वहाँ के राजा जागीरदारी व्यवस्था खून के रिश्तों वालों को दी जाते थे या कुल के लोगों को देते थे। राजा की मृत्यु के बाद वहाँ का राजा का बड़ा पुत्र बनता था, और शायद पुत्र नहीं होते तो वे गोत्र लेने की परंपरा भी प्रचलित थी। नेक्स्ट, राजा द्वारा भाई बंधु को जीवन यापन हेतु दी गई भूमि का स्वामी क्या कहलाता था? तो राजा द्वारा अपने भाई बंधु को जीवन यापन हेतु दी गई भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। अब भाई बंधु वही रक्त संबंध भाई बंधु से ही होता है, कुल के रिश्तेदार भाई बंधु ही होते हैं, तो वे जागीरदार मतलब जीवन यापन के लिए जो भूमि देते थे तो वो स्वामी भाई बंधु होते थे और वे जागीरदार कहलाते थे। अगला है, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब से माना गया है? तो राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ राजपूतों के शासनकाल से ही माना गया है। नेक्स्ट है, राज्य को क्या कहा गया है? यानी कि राजपूतों के समय राज्य को रियासत, यूँ भी राज्य को रियासत ही कहते हैं, लेकिन विशेष तौर पर राजपूतों के समय राज्य को रियासतें कहा जाने लगा। नेक्स्ट, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था वही रक्त संबंध और सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था पर आधारित थी। राजा और जागीरदारों के संबंध कैसे होते थे? तो राजा और जागीरदारों के संबंध भाईचारे और आपसी सौहार्द के अच्छे संबंध होते थे। नेक्स्ट, शासकों की जागीरदारों से निर्भरता कम होने का क्या कारण था? मुगलों का आगमन हो गया था, जिस कारण से राजस्थान में जब मुगलों का आगमन हुआ तो वहाँ के शासक मुगलों से संधि करने लगे और जागीरदारों से उनकी निर्भरता कम हो गई। नेक्स्ट, नोट डाउन करके मैंने कुछ डिटेल लिखी हैं, जिसके प्रश्न नहीं बन सके तो मैंने कोशिश की है कि उसको नोट किया जाए ताकि आप पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर ही मैंने नोट बनाए हैं, कुछ चीज़ें अगर मुझे लगी है तो मैंने उन्हें नोट डाउन करके अलग से भी उसे लिखा है। मुगलों से संधि जैसे ही हुई तो जागीरदारों से निर्भरता कम होने लगी। तो मुगलों से संधि के पश्चात शासक मुगल मनसबदार बन गए। कौन? वहाँ के राजा। शासक जो थे, राजा जो थे, वे मुगलों से संधि के बाद मुगल मनसबदार बने। तो शासक मुगल मनसबदार कब बने?
मुगलों से संधि के पश्चात, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, जिसके कारण उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हुआ। मुगलों का संरक्षण कब प्राप्त हुआ राजस्थान के शासकों को? मुगलों से संधि के बाद। मुगल मनसबदार कब बने? मुगलों से संधि के बाद। शासक जागीरदारों से स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। पहले भाईचारे सौहार्द का था, मुगलों से संधि के बाद में कैसा होने लगा? स्वामी जैसा। प्रारंभ में जागीरदार राजाओं को युद्ध, यानी कि जब वे मुगल नहीं आए थे, मध्यकाल के समय राजाओं को युद्ध एवं शांति के समय अपनी सेवाएं देते थे। लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ उन्होंने कर व्यवस्था निर्धारित की, साथ ही जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता है। तो इसमें है कि मध्यकाल में जागीर व्यवस्था के स्वरूप, यानी कि मध्यकाल आते आते जागीर व्यवस्था में परिवर्तन आया। तो प्रारंभ में मैंने आपको यहाँ बोला था कि मध्यकाल में शांति और युद्ध की सेवाएं देते थे। नहीं, मध्यकाल के पूर्व में, तो मध्यकाल के पूर्व में युद्ध और शांति के समय अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ कर व्यवस्था लगी। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि जागीरदारों पर कर व्यवस्था कब लगी? तो मध्यकाल में लगी थी कर व्यवस्था। क्यों लगी? मुगलों से संधि कर ली शासकों ने, इस कारण से। इसका उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो जागीर पट्टे में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में विभाजित हुआ? मुगलों के बाद में अंग्रेजों को आता है, तो अंग्रेजों की राज्य स्थापना हुई, उसके साथ ही भारत 2 भागों में बटा। ये मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो 2 भागों में बटा, पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासती भारत, ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में विभाजित था? तो ब्रिटिश कालीन भारत सभी प्रांतों में 11 प्रांतों में विभाजित था, जिसमें सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर जनरल थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। तो सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे और गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। यहाँ गवर्नर है और यहाँ गवर्नर जनरल है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? वेरी IMP, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण किसके नियंत्रण में आया? तो इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आया। इंग्लैंड एवं ताज एवं संसद, इंग्लैंड की संसद के नियंत्रण में भारत का शासन कब आया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति के बाद, शासन समाप्ति के बाद। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और इसी के साथ यह गवर्नर जनरल भी था, और गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत रहते हुए इन्हें भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? आ सकते हैं ऐसे प्रश्न। 1 अप्रैल 1937 को। नेक्स्ट, किस अधिनियम द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया? तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। या भारत सरकार के द्वारा राजस्थान के कौन से जिले या कौन से भाग में परिवर्तन लाया गया? तो अजमेर मेरवाड़ा के कौन से प्रशासन में परिवर्तन लाया गया है ना? तो अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए किस सन में चुनाव हुआ? 1957। तो राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1957 में चुनाव हुआ। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। नेक्स्ट, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है उसे जागीर पट्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को मनसबदारी कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के पाठ जो भी बचे हैं उनकी वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। जल्दी तो क्या, एक वीडियो रोज़ की जो डालती हूँ वही। साथ ही मैं सामाजिक विज्ञान की 6ठी से 10वीं तक की भी वीडियो अपलोड करूँगी, जल्दी ही करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बनाई गई है वो सारी अच्छी लग रही होगी। और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें प्रेरणा मिले और हमें लगे कि यह आपके लिए उपयोगी है, तो हम और अच्छे से अच्छा काम कर सके आपके लिए और आपको कंटेंट अच्छे से अच्छा उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।